नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज लोकसभा में औद्योगिक संबंध कोड बिल 2019 पेश किया गया, जिसमें श्रमिक संघ औद्योगिक प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में रोजगार की शर्तें, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटारे एवं उनसे संबंधित विषयों के कानूनों को मिलाने का और संशोधन करने का प्रावधान है। इस बिल की महत्वपूर्ण विशेषता निश्चित अवधि के रोजगार की अवधारणा को वैधानिकता देना है। इस बिल के अनुसार कंपनियों को किसी भी अवधि में निश्चित अवधि के अनुबंध पर श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति मिलती है और छंटनी से पहले सरकार की मंजूरी के लिए कर्मचारियों की संख्या 100 पर सीमा को बरकरार यानी यथावत रखा गया है। हालांकि इसमें एक प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिसके तहत अधिसूचना के जरिए कर्मचारियों की इस तरह की संख्या को बदला जा सकता है। यह विधेयक एक सदस्य की जगह 2 सदस्यीय ट्रिब्यूनल की स्थापना करने की भी बात कहता है। आपको बता दें कि औद्योगिक संबंध कोड 4 श्रम कोडों में से तीसरा है, जिसे लोकसभा में पेश किया गया। यह कोड ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को संयोजित करेगा। तो इस बिल के और क्या प्रावधान है, कैसे ये कोड काम करेगा और इसका क्या असर पड़ेगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ वीरजेश उपाध्याय जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ के। स्वागत आपका सर। अजय शंकर जी जुड़ रहे हैं, पूर्व सचिव DIPP वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। मेरे साथ SK जिंदल साहब जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष है निवेश और पूंजी बाजार एसोचैम से। आप सभी को स्वागत। उपाध्याय जी, शुरुआत आप ही से करना चाहते हैं। ये बिल नए संशोधनों के साथ क्या कहता हुआ नजर आता है और खासकर श्रमिकों की बात करें तो उनके हित में इस बिल को आप कैसे देखते हैं सर? मैं श्रमिकों के प्रतिनिधि के नाते अगर तो अभी जो एक नया प्रोविजन आ रहा है, पहले औद्योगिक विवादों के लिए सीधे ट्रिब्यूनल में जाने की हमको इजाज़त नहीं थी, उसका प्रोविजन नहीं था और एक इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजर के जाना पड़ता था जिसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता था। तो अभी एक नया अरेंजमेंट आया है जो लेबर फ्रेंडली है कि कोई भी वर्कर सीधे ट्रिब्यूनल में जा पाएगा और अपनी बात रख पाएगा, तो इससे टाइम बहुत छोटा हो जाएगा उसके लिए जो विवाद की बात रहती थी। एक और महत्वपूर्ण बात आ रही है इसमें, जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो बढ़ाने की एक चर्चा पीछे बढ़ी थी, सरकार ने थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं बढ़ा करके एक अच्छा काम किया है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड अभी इंडस्ट्रीज आ रही हैं उसमें जो वर्कर्स की संख्या है वैसे भी कम रहने वाली है, इसलिए थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं बढ़ाया जाना, ये जो हम ट्रेड यूनियनों की आपत्ति थी उसको सरकार ने स्वीकार किया है। एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये भी वर्कर्स के इंटरेस्ट में रहने वाला है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, देश की आज़ादी के बाद पहली बार इस कोड के माध्यम से भारत में श्रम आंदोलनों को लेजिस्लेट करने की वैधानिकता देने की एक इनिशिएटिव इसमें आया है। अभी आज देश में ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए कोई विधान नहीं है, हर इंडस्ट्री ने अपना कानून बनाया हुआ है। तो पहली बार एक इनिशिएटिव आ रहा है, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, इंडस्ट्री स्तर पर एक लेजिटिमेट नेगोशिएटिंग एजेंट या जो ट्रेड यूनियन होगी वो होगी। तो ऐसे कुछ बातों को मिला करके देखते हैं तो अभी जो IR कोड के नाम से या जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के नाम से जो व्यवस्था देश में चलती थी, तो मजदूरों को सीधे न्यायालय जाने की, उनके जो यूनियन मूवमेंट है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, उसको लेजिटिमेट दर्जा बनाने की, थ्रेशोल्ड लिमिट को ऊपर ना ले जा करके इसकी एक जो स्वीकृति है कि आने वाले समय में लेबर नहीं बढ़ रहे हैं इसलिए उसकी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई इनिशिएटिव है और एक बहुत बड़ी बात इसमें आ रही जो अभी मल्टीपल डेफिनेशन वर्कर्स की रही हैं, वो भी इसमें जो ID एक्ट में इस कोड के तहत हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे हैं जो इमीडिएट वर्कर्स फ्रेंडली ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। तो सर, श्रमिकों के प्रतिनिधि के तौर पे पिछले बिल की तुलना में इन संशोधनों को आप बेहतर पाते हैं? यस, कई ऐसी खामियां थी जिनको दूर किया गया है। एक जो नए अरेंजमेंट आए हैं वो निश्चित तौर पर हमें कई बातों में सहूलियत देने वाले हैं। जिंदल साहब भी हमारे साथ। जिंदल साहब, श्रमिकों के अलग अगर कंपनियों की बात करें तो कंपनियों के लिहाज से आप इसे कैसे देखते हैं? क्या कंपनियों की बंदिशें कम हुई हैं? देखिए, मेरा ये कहना है इसके बारे में कि बहुत पुराने एक्ट थे जो पिछले चले आ रहे थे, जिनको उठा करके और ये नए एक्ट में बना दिया गया, कोड में ले आए हैं, सिंप्लीफाई करके। उसका प्रेजेंटेशन भी ऐसा हो गया है कि समझने में और इम्प्लीमेंट करने में आसान हो गया है।
तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो बैलेंसिंग एक्ट में दोनों के लिए फ़ायदा है, अच्छा। रोजगार देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इम्प्लीमेंट, सिंप्लीफाई हो गया है। तो ऐसा होने से जब आप मासेस के साथ डील करते हैं तो चीज़ को सिंप्लीफाई होना ज़रूरी होता है। कॉम्प्लिकेट हो तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल होता है। तो वो सिंप्लीफिकेशन आज के दिन 100 साल पहले की चीज़ें आज रेलेवेंट नहीं है वैसे। अब ये नया बना है तो आज के रेलेवेंस में बना है तो आज ये रेलेवेंट पाया गया है। तो इसलिए मैं इसको देखता हूँ कि अच्छा हुआ कि इसको सही जगह पर सही तरीके से पेश किया गया है। दोनों को आसानी होगी, दोनों साइड को, और उसको बैलेंस होना ज़रूरी भी है। अगर एक तरफ कहीं भी झुकाएंगे ना तो उसकी सस्टेनेबिलिटी मुश्किल में आए थे, चलना मुश्किल हो जाता है उसका। दोनों को फेयर चांस होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, ताकि इम्प्लीमेंट करने में, निभाने में उसको ज़्यादा मुश्किल ना पड़े। तो मैं उस नज़र से देखता हूँ कि अच्छा। सर, आपको बैलेंसिंग लगता है, लेकिन जो चर्चा हुई सदन में उसमें तो ये कहा गया, देखिए इस संहिता की तो श्रमिकों को जरूरत ही नहीं थी, किसी श्रमिक संगठन ने कहा ही नहीं, ये तो औद्योगिक इकाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। तो उसके हिसाब से तो पड़ला दूसरी तरफ झुकाए हुए दिखता है। नहीं, वो क्या होता है सदन वगैरह में क्या होता है, एक होती है ओपोजिशन, उनका एक धर्म होता है कि कुछ भी कर लो, तो विरोध करने के लिए विरोध करने का। हाँ, अच्छा। अगर वो ना करें तो उनको लगता है हम है ही नहीं वहां पर, तो वो उस पर्पस के लिए वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए करते हैं। लेकिन जो सचमुच जिनको ये रेलेवेंट है उनको तो ये लागू नहीं होता। लागू तो होता है रोजगार देने वाले को और लेने वाले को। आप उनका व्यू देखिए कि वो, उनको फायदा पहुंचना चाहिए। अगर रोजगार जो ले रहा है उसको फायदा नहीं पहुंच रहा तो फिर ऐसे बिल का क्या फायदा है। ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है। अजय जी भी हमारे साथ है। अजय जी, असल में अनुबंध पे रखे गए, कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए श्रमिकों को वैसा ही लाभ मिलेगा जो रेगुलर वर्कर्स को मिलता है। सर, इसे कैसे समझें, और क्या वाकई इस बिल के बाद इसकी उम्मीद की जाए कि ये जो मिलने वाले लाभ हैं वो इक्वली डिवाइड हो पाएंगे, मिल पाएंगे, और वो मैकेनिज्म असल में डेवलप हो पाएगा? ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जी, क्योंकि जो एक नए औद्योगिक एज की अर्थव्यवस्था है वो भिन्न है पिछली शताब्दी की अर्थव्यवस्था से। तो बड़ी कंपनियां 100 साल 150 साल चलेंगी, ये अब शायद व्यवहारिक नहीं है। तो नई कंपनियों का जन्म होगा, वो बड़ी होंगी, फिर वो छोटी हो सकती हैं। तो ये जो एक नई औद्योगिक व्यवस्था विश्व में आई है, तो उसके लिए ये आवश्यक था कि हमारे कानूनी प्राविधान ऐसे हों जिसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का प्राविधान हो। जी। और जो प्राविधान है वो ये है कि उनको सामान्य लाभ मिलेंगे जैसे कि और वर्कर्स को है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और जो हमारे देश में चुनौती रही है वो ये रही है कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है लेकिन हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको रोज़गार नहीं दे पा रहे थे। तो ये जो नए 4 कोड आ रहे हैं, ये तीसरा है, तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि एक नींव रखी जा रही है जिससे कि हमारे युवाओं को बहुत बड़ी मात्रा में रोज़गार एक आधुनिक अर्थव्यवस्था या ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में मिल पाए। क्योंकि एक तो पारंपरिक कार्य था वो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ये वो, लेकिन ग्लोबलाइज्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में हमारे युवाओं को नौकरी मिल सके जिसमें कि उनकी उत्पादकता अधिक हो, उत्पादन अच्छा हो, उनको वेतन अच्छा मिले। तो उसके लिए ये 4 कोड का बनना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन है। और इसको उस दिशा से देखें कि कोई नौजवान नया उद्योग शुरू करना चाहता है, वो कॉलेज से निकला है, अब 44 कानून तो वो पढ़ना उसके लिए संभव नहीं है। उसके पास स्टार्टअप के लिए इतना पैसा नहीं कि एक लेबर अफसर रखे जो 40-44 कानून समझे, उसको समझाए। तो ये सरलीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो लाभ हैं वो आसानी से लोगों को नहीं दिखाते थे, क्योंकि कुछ लोग कहते क्या है 44 कानून है, उन्हीं को थोड़ा बहुत आपने लिख के 4 बना दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन है। और जो सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे देश में है वो ये है कि श्रमिक और उद्यमी उनके बीच ऐतिहासिक कारणों से एक द्वंद्व की एक मानसिकता रही है कि हम विरोधी हैं एक दूसरे के। उसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें मिलकर देश को आगे ले जाना है, मिलकर रोजगार का सृजन करना है, मिलकर धन को बनाना है, भारत को आगे ले जाना है, विश्वीय बाजार में अपनी छवि बनानी है। ये तभी हो सकता है जब मिल के हम काम करें। तो वो मिलकर काम करने की, सोचने की मानसिकता अगर आ जाए हमारे देश में तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है। उपाध्याय जी, निश्चित अवधि के अनुबंध पे श्रमिकों को काम मिलेगा,
ये असल में निश्चित अवधि के लिए काम मिलने वाली चीज को थोड़ा परिभाषित करिए, इसमें होगा क्या? क्या कोई मुआवजा नहीं होगा अगर निकाला जाएगा, या छटनी नहीं होगी? छटनी के लिए क्या प्रावधान होंगे? असल में ये है क्या पूरा? वास्तव में अभी रिट्रेंचमेंट करते हैं तो उसको इलीगल करार दिया जाता है। अच्छा अगर आप फिक्स टर्म पर रख रहे हैं किसी को, जी, तो पहले से ही तय है कि इतनी ही देर के लिए रखा गया है, इसलिए उसको उसका वो पीरियड खत्म होने के बाद अगर जॉब से जाता है तो कोई केस नहीं बनता, कोई रिट्रेंचमेंट हो रहा ऐसा नहीं, वो पहले से तय विषय है। तो इसलिए इसमें उस प्रकार का कोई एंगल नहीं बनता। लेकिन वर्कर रिप्रेजेंटेटिव के नाते मैं इसमें दो बातें देखता हूं। ठीक है। अगर तो ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्टर के नाते जो मिडलमैन काम कर रहे हैं उनको रिप्लेस करता है, सीधे एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच संबंध बन जाता है, तो बहुत बेहतर होगा। अभी वास्तव में क्या हो रहा है मैं अनुभव के लिए बताता हूं। इंडस्ट्री मानो 15,000 पे करती है तो वर्कर को केवल 10,000 मिलता है, 5,000 रुपए बीच का कॉन्ट्रैक्टर लेता है। इंडस्ट्री दे रही है, जो वर्कर उसकी ही इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको नहीं मिलता, 5,000 दूसरा आदमी ले जा रहा है। तो अगर इस बिचौलिए को, मिडलमैन को खत्म करता है तो ये वेलकम मूव है, सचमुच बहुत प्रशंसनीय काम है। और जो एक बहुत बड़े लोगों को ठेकेदार के कारण समस्या बनी है, उनकी सोशल सिक्योरिटी का पैसा नहीं जमा होता, दुनिया भर के केस में, उससे छुटकारा मिलेगा। उसी के साथ हम जो एक सावधानी बरतने की कि भाई फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहिए, उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए। अच्छा, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट या जो टेम्परेरी नेचर के वर्क हैं, जिनके लिए रूल्स में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में प्रोविजन है कि आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं, उन्हीं के लिए कॉन्ट्रैक्टर लाइए और उन्हीं के लिए फिक्स टर्म लाइए। अगर तो ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का सब्स्टिट्यूट बन जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी जो वर्कर्स हैं उनको लेकर के। तो इसलिए एक सावधानी बरतनी पड़ेगी, एक सतर्कता रखनी पड़ेगी कि ये उसका विकल्प नहीं होना चाहिए। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट को रिप्लेस करने वाला नहीं, बल्कि मिडलमैन के नाते जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको रिप्लेस करने वाला कानून बने, ये निश्चित तौर पर ठीक है। स्वागत करें। लेकिन जिंदल साहब, ये फिक्स टर्म की जब हम बात करते हैं तो इसके बीच में से अगर कोई श्रमिक काम छोड़ता है या फिर उसको निकाला जाता है तो उसके लिए किस तरह का प्रावधान होगा? असल में वहां पे क्या होगा? किसी तरह का कोई नोटिस देना होगा या नोटिस नहीं देना होगा? मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? वहां पे होगा क्या असल में सर? वहाँ पे तो नॉर्मल कानून लगेगा। अगर आप 3 साल का आपने बनाया है कॉन्ट्रैक्ट, और अगर 1.5 साल में आप उसे बोल रहे हैं जाने के लिए, तो 1 मंथ का नोटिस या 15 दिन का जो पे का जो प्रावधान है वो करना पड़ेगा, बट वो नॉर्मल वाला है। और अगर श्रमिक छोड़े? श्रमिक छोड़ेगा तो उसको भी लागू होता है कि 1 मंथ का उसको नोटिस देना पड़ेगा, जो आपने उससे एग्री किया है। वो नॉर्मल कानून लगेंगे उसके अंदर। अभी भी ऐसा होता है कि श्रमिक भी छोड़े ना तो उसको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है या उतना सैलरी उसको छोड़ना पड़ता है, तो वो वहाँ पर वो लागू होगा। लेकिन ये जो नया जो बनाया गया ना, फ्लेक्सिबिलिटी होने से दोनों साइड के लिए अच्छा है। जिसका फ़ायदा कोई बिचौलिया उठा रहा था, अब वो ये दोनों उसको ठीक से आपस में कर सकेंगे, क्योंकि वो तो एक परमानेंट सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्टर का निकल गया था और उसके ऊपर वो चल रहा था, और उसमें दोनों को, जैसे बंदर और 2 बिल्लियों वाली कहानी होती है, वो चल रही थी। वो दोनों बिल्लियों की रोटी बंदर खा रहा था। तो वो नहीं होना चाहिए। इतने बड़े देश के अंदर कानून को ऐसा बनाना चाहिए कि जो दोनों के लिए फ्रेंडली हो, जो बैलेंस्ड हो, जो दोनों को सपोर्ट करता हो, जो काम को, रोजगार को आगे बढ़ाता हो। इतना सिंपल होना चाहिए कि उसमें एक दूसरे को छुपाने के लिए कुछ होना नहीं चाहिए। नहीं तो अगर वो दूसरे पतली गली के रास्ते जो निकलते हैं, उनकी कॉस्ट आती है, वो दोनों को देनी पड़ती है। तो अब समय बहुत हो गया था, बहुत अच्छा है। अभी देखिए क्या होता है कि अगर सिंप्लीफाई होता है, और उससे क्या होता है, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आने के लिए उनको सरलीकरण चाहिए। अगर उन्हें ये पता लग जाए कि 44 कानूनों से हमें देखना पड़ेगा अपने लेबर लॉज को, उनको डर लगता है कि हम जाएं कि ना जाएं। लेकिन कोड है, सिंप्लीफाइड है, बैलेंस्ड है, दोनों के लिए फ्रेंडली है और उसको निभाया जा सकता है, तो उनको भी आने में आसानी होती है। तो वो भी तभी आएंगे यहाँ पर। अभी भी ये जो मौका था एफडीआई के आने का, काफ़ी सारा मौका इसलिए भी ख़राब हो गया कि हमारे कानून, लेबर लॉज बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं थे।
तो वो लोग फिर वो चाइना से निकल के अमेरिकन कंपनियां वियतनाम में चली गई। तो बेहतर होगा कि हम अपनी ये चीज़ों को ठीक करके रख लें ताकि लोगों का अट्रैक्शन और बढ़े। ठीक है अजय जी, असल में जब ये चर्चा हाउस में हुई, बिल पेश हुआ, तो ये भी समझाने की कोशिश की गई, देखिए श्रमिक संगठनों के लिए जो नियम तय किए गए, इनके तय होने के बाद 85% औद्योगिक इकाइयां इस दायरे से बाहर हो जाएंगी, यानी ये श्रमिकों के हित में जाता हुआ नजर नहीं आता है। सर आपका विश्लेषण क्या है? देखिए ऐसा है कि 4 कोड की बात हो रही है जी, ये तीसरा है। तो चौथा जो आने वाला है वो सोशल कोड है, सोशल सिक्योरिटी कोड। तो हमारी तो उम्मीद है कि सोशल सिक्योरिटी कोड में, और जैसे सरकार ने संकेत भी दिया है कि हर श्रमिक उसके अंदर आ जाएगा। तो जो एक आसानी से श्रमिक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कैजुअल लेबर हो, स्मॉल सेक्टर में हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए, तो उसका एक बहुत ही आसानी से उसका आना जाना हो सके और उसकी जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो उसमें उसको कोई नुकसान न दिखाई दे और व्यवहारिकता में भी ऐसा ना हो। तो जब ऐसा वातावरण जब बन जाएगा तो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत तेज़ी से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा और बड़ा होगा, क्योंकि अभी बहुत से लोग स्मॉल सेक्टर में रहते हैं और सोचते हैं कि भाई हम छोटे ही बने रहें या अपने भाई के नाम एक और छोटी इकाई खोल लें। तो कुछ इस वजह से भी बात रही है कि कुछ हम लेबर के कानूनों में परिवर्तन लाए, जिसमें कि जो उनको जो छोटी इकाइयाँ हैं जिनकी बड़े होने की क्षमता बहुत है उनमें, लेकिन वो आसानी से बड़ी नहीं होती। तो इन सब परिवर्तनों से हम उम्मीद करेंगे कि हमारी छोटी इकाइयाँ तेज़ी से बड़ी हों और नई इकाइयाँ पैदा हों और वो भी तेज़ी से बढ़ें। सर इन तमाम परिवर्तनों के साथ ये चर्चा रही कि देखिए राज्यों के साथ बातचीत होनी चाहिए थी, स्टेट लेवल का डिस्कशन होना चाहिए था, उनको भी इस विमर्श में शामिल किया जाना चाहिए था। सर पूरी तरीके से इम्प्लीफाइड करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या लगता है, वाकई स्टेट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? हाँ, उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी। नहीं, स्टेट्स की तो भूमिका अधिक है। अच्छा। लेकिन ये ड्राफ्ट कोड तो समय से रहे हैं। मतलब जब पिछली बार ये सरकार आई थी तो शुरू में ही संकेत दिया था कि ये हम 4 कोड बनाएंगे। तो करीब 4-5 वर्ष से तो देश में इसमें चर्चा होती रही है और राज्यों को भी छूट है कि वो अगर चाहें तो कानून में थोड़ा परिवर्तन कर लें और वो परिवर्तन कर सकें। उसका केंद्र सरकार ने इस बिल में संकेत भी दिया है कि वो उसके लिए उनका एक ओपन माइंड रहेगा कि उनको स्वीकृति देने में वो कंस्ट्रक्टिव ढंग से विचार करेंगे। और अगर आप देखें तो कुछ राज्यों ने कदम उठाए भी थे पिछले 3-4 साल में, कानून में संशोधन अपने अपने यहाँ राज्य में वो लाए हैं। तो इसको मैं एक महत्वपूर्ण विषय नहीं मानता। उपाध्याय जी, अगर कंपनी में 100 वर्कर हैं और छटनी करनी है तो फिर सरकार से मंजूरी लेनी होगी, ये चीज पहले जैसी ही है, लेकिन अधिसूचना के जरिए उस संख्या को बदला जा सकता है, ये एड ऑन किया है, इससे थोड़ा एलैबोरेट करिए सर। जी देखिए, मैं इससे पहले वाली भी 2 बातों में 2 बातें जोड़ते हुए, एक तो ये केवल एक छोटे से सेक्शन को कवर करता है ऐसा नहीं है। अच्छा। अभी जो चारों कोडों का, जैसे अजय शंकर जी ने बताया, जो इंटेंशन है इसको यूनिवर्सलाइज करना। अभी जो बेस कोड पास हुआ वो एकदम यूनिवर्सल कोड बन रहा है। सभी प्रकार के जो लाइवलीहुड अर्न करने वाले ऐसे लोग हैं वो उन तक रीच करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार अगर वो इस दायरे में आ जाते हैं तो ये IR कोड है वो नेचुरली उनके ऊपर एप्लीकेशन में आता है। तो ये एक लिमिटेड सेक्शन को नहीं है, ये यूनिवर्सलाइज हो रहा है। और फर्दर अभी जो चौथा कोड आ रहा है उसका तो इंटेंशन है कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज आनी चाहिए। तो आज़ादी के बाद इन 70-75 सालों में अब तक जो 93% अनऑर्गेनाइज सेक्टर था जो किसी लेजिस्लेशन कवर में नहीं आता था, वो इसके कवरेज के दायरे में एक बड़ा इनिशिएटिव है, एक बड़ा मूव है। तो एक बात ये समझनी चाहिए। दूसरी बात जो राज्य सरकारों से कंसल्टेशन का है, श्रम मंत्रालय में एक प्रक्रिया है, कोई भी नियम बनाने के लिए जो एक ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन होता है। ट्राइपार्टाइट क्या है? जो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव। सरकार के जब रिप्रेजेंटेटिव करें तो इसमें सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि रहते हैं। ये जो ड्राफ्ट बना है, इस ड्राफ्ट में सभी राज्य सरकारों का भी सहयोग है, सब कंसल्टेशन होती, सब बुलाए जाते हैं और एक
ड्यू प्रोसीजर है। तो राज्य सरकार आइसोलेशन में नहीं है, सभी राज्य सरकारों को इसमें इनवाइट किया गया। और आपका जो आखिरी का सवाल था कि जो नोटिफिकेशन के आधार संख्या पर 100 को कम करेंगे, मैंने अभी इसीलिए बताया कि जो लेबर मिनिस्ट्री में प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में बिना कंसल्टेशन के वो कुछ भी नहीं करते। तो हम सब के लिए या किसी के लिए भी एक अवसर है, सरकार जब भी ये इरादा लाती है कि भाई हम एक नोटिफिकेशन लाना चाहते हैं, तो वो कंसल्ट करेंगे, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर्स के और गवर्नमेंट के सब लोग आएंगे। बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसलिए आइसोलेशन में चुपके से हो जाएगा ऐसा नहीं है। पिछली बार फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आया, नोटिफिकेशन था, लेकिन वो कंसल्टेशन हुई, तो कंसल्टेशन के मार्फत ही आएगा। चुपके से आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चेंजेस हो जाएंगी, धोखे में हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता। एकदम डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और एक अच्छा डिजाइन इसका ठीक है। लेकिन जिंदल साहब, अगर उपाध्याय जी की बात को ही सही माना जाए तो अपोजिशन को तो आशंका है कि असल में देखिए प्रबंधन के सामने संघ बना के एम्प्लॉइज अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे इसके बाद, और उस संघ बनाने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, उसमें कटौती होती है। वो देखिए, मैं बताता हूँ आपको, आजकल उनका काम अपोजिशन में यही रहता है कि भ्रमित करना, बोल देना कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी इसके अंदर सच्चाई नहीं है। जैसा हम देख रहे हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ गलत ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। वो तो इसको सारा गलत बता रहे हैं, लेकिन मुझे तो सारा ठीक लग रहा है ये, और मेरे लिए रेलेवेंट है, क्योंकि उद्योग, एक एम्प्लॉयर और वर्कर, उनके लिए ये है। अगर उनको ठीक लग रहा है तो ठीक है वो, लेकिन वो सरकार को अपोज करने के लिए उनको करना ही है उसको, वो उनका फर्ज या उनकी जिम्मेवारी है, तो वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। उनको लगता है औद्योगिक इकाइयों के हिसाब से तो ठीक है, जो आपको भी ठीक लग रहा है उस हिसाब से वो ठीक हो सकता है, उनको लगता है, लेकिन श्रमिकों के हिसाब से उनको लग रहा है ठीक नहीं है। आज ये 100 साल पुरानी वाली बात नहीं, आज के टाइम में ना हमें भी ये देखना होता है कि वो जो फेयर होगा ना वो चल सकता है। आज एक तरफ अगर हमारी तरफ भी झुका दिया जाए ना, ये नहीं चलेगा, और उधर झुका देंगे तब भी नहीं चलेगा। हमने देखा सिर्फ फेयर जो चीजें होती हैं वो आगे चलती हैं, उसी से ग्रोथ होती है। अगर आज मैं अवॉइड करूं इसको, तो मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूं, मैं ग्रो नहीं कर सकता, फिर मैं फॉर्मल या रेगुलर उसमें नहीं जा सकता, फिर मैं अपना अनऑर्गेनाइज वे में ही काम कर सकता हूं। अगर मुझे इसको अवॉइड करना है, अगर मुझे ग्रो करना है, मुझे इसको फॉलो करना पड़ेगा। और जो सबके लिए कानून है करना ही चाहिए, लेकिन कानून बनाने वालों को चाहिए वो फेयर बनाएं, वो ऐसे ना बनाएं कि अनफेयर बना दें और फिर बाद में वो चले ही ना। इंडस्ट्री अपने आप बंद हो जाएगी अगर अनफेयर होगा ना, उसकी कंडीशंस ऐसे होंगी कि लेबर को आप काम करे ना करे पैसे देना पड़ेगा, वो इंडस्ट्री अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन अगर वो लेबर को ठीक से नहीं रखेंगे तो लेबर नहीं काम कर पाएगी। तो दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो बैलेंस्ड होना चाहिए, और वो एक्सपर्ट्स का काम है, पॉलिसी मेकर्स का काम है कि उसको गलत ना बनने दें। अगर ये सब कुछ ठीक चल रहा था, बैलेंस था, तो फिर संशोधनों की जरूरत और नए तरीके से सोचने की जरूरत ही क्यों पड़ा? लेबर लॉज नहीं था, तभी ये करना पड़ा। और ये सबसे बड़ी हर्डल ये है कि जो हमारा ग्रोथ है देश में ट्रेड और इंडस्ट्री का, क्योंकि वो बैलेंस नहीं था, एक तरफ झुका हुआ था, उसको बैलेंस करने की जरूरत थी, वो कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि मैं देखता हूँ कि इन 4 कोड के होने के बाद लोगों को बाहर से आने में आसानी होगी। अगर वो आएंगे तो देश का फायदा है, हमें और काम मिलेगा, हमारे लोगों को और काम मिलेगा। और वो नहीं आते हैं तो हम इतने में ही सीमित रह जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर को अच्छे से रखें ताकि लोग आ सकें। अजय जी, हालांकि अभी तो इस कोड को लेकर हम अनुमान लगा रहे हैं, बातचीत हो रही है, चर्चा का दौर भी है, लेकिन अनुमानों के आईने में ही सही एक तस्वीर आप क्या देख पाते हैं जो भविष्य के लिहाज से खासकर श्रमिकों के संबंध में देखी जा सकती है? मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एक हमारे यहाँ मानसिकता रही है जो मेरे विचार में गलत रही है कि श्रमिक एक तरफ है, उद्यमी दूसरी तरफ है, और उनके बीच एक संघर्ष तनाव स्वाभाविक है। असली तरक्की तो तब होती है जब दोनों मिल के इकाई को आगे ले जाएं। इकाई जब कामयाब होगी तो और मजदूर आएंगे उस इकाई में, युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जैसे इकाइयाँ बड़ी होंगी, देश तरक्की करेगा, जीडीपी बढ़ेगी और विश्व के बाज़ार में हमारी छवि बढ़ेगी। तो जो हमारे देश में कमी अभी तक रही है कि श्रमिक और उद्यमी, ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन मिल के एक आपस में समन्वय के साथ आगे बढ़ने की मानसिकता उतनी नहीं रही है जितनी होनी चाहिए थी।
और जो सबसे सफल देश रहे हैं पिछले खास करके मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री में आप देखें तो जापान और जर्मनी ले लीजिए, तो 1945-48 के बाद वहाँ स्ट्राइक नहीं होती है। अगर बहुत वो कष्ट में होते हैं तो एक काला फीता बांध देते हैं और आपस में बंद कमरे में बात कर कर के वो हर चीज़ पे एक आपस में सहमति बना के आगे बढ़ते हैं। और आपस के बंद कमरे में उनमें क्या बात होती वो मीडिया में भी बात नहीं आती है। तो वो वेज नेगोशिएशंस हों, प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स हों, इस पे आपस में मिल के, और यहाँ तक कि जर्मनी में तो ट्रेड यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव कंपनियों के बोर्ड पर हैं। अच्छा, ठीक है। तो साथ मिलके एक साथ सकारात्मक तस्वीर पेश करने के लिए चर्चा सही दिशा में जाती नजर आती है हिसाब से। बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का चर्चा में आने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो जो कुछ चर्चा है, जो कुछ बातचीत है वो अभी हाउस में है। आगे क्या कुछ इसमें डेवलपमेंट होगी, किस तरीके से संशोधन होंगे, ये कैसे बिल आगे बढ़ता है, इस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। देश देशांतर में आज बस इतना ही। आप जानते ही हैं कि आप हमारे कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आपके रिएक्शंस का, आपके सजेशंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। शुक्रिया, नमस्कार।